कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कह सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन जो आता है वो नीट वगैरह में या मेंस वगैरह में ही आ सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ ले कि इक्विवेलेंट बताओ सेल का या बैटरी का, एज सच क्वेश्चंस के अंदर हम इसे यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे देखो दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे कि रजिस्टर के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते थे, वैसे ही सेल के भी दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोल दिया जाएगा सेल का, अगर एक सेल से कनेक्टेड दूसरा सेल है, दूसरे से कनेक्टेड तीसरा सेल है, और ये एक दूसरे से टर्मिनल्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन कह देते हो। हमने ये तो देख लिया था कि किसी भी बैटरी का टर्मिनल बेसिकली उसके एंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये बैटरी है और हम रियल बैटरी ले लें, मान लो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इन्हें आप क्या बोल देते हो, टर्मिनल्स बोल देते हो। तो ए और बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, टर्मिनल्स बोल सकता हूँ। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक बैटरी के दूसरे बैटरी से क्या कनेक्टेड हो, टर्मिनल्स कनेक्टेड, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक सेल ले लिया और उससे कनेक्टेड एक दूसरा सेल ले लिया, और ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट है ए। इसे ईएमएफ E1 कह देते हैं, ये ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R1 और ये R2। आपसे पूछा जाए कि बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका मीनिंग सिंपल से क्या हो जाएगा कि आप इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी अगर लगाओ और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ, तो उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ए और बी। समझ आई बात। तो अज्यूम क्या कर लेंगे हम, सिंपली आप अज्यूम कर सकते हो कि बी से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इसे मैं कह देता हूं ई इक्विवेलेंट और इसे मैं कह देता हूं आर इक्विवेलेंट। करंट अगर मैंने बी से ए की तरफ फ्लो करता हूं माने, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सिमिलरली ये सेम करंट यहाँ पे फ्लो करना चाहिए क्योंकि आप बस इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहां से मैं अगर वी ए माइनस वी बी लिखता हूं तो क्या मिलेगा, देखो यहां से अगर आप वी ए माइनस वी बी लिखोगे, या हम यहां से चलना शुरू कर देते हैं ए से, तो वी ए बैटरी को क्रॉस किया, माइनस ई इक्विवेलेंट प्लस आई आर, ये क्या हो जाना चाहिए, वी बी। तो हमें मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी, ये इक्वल हो गया किसके, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। समझ आई बात। ये तो मैंने किससे लिख लिया, इक्विवेलेंट सर्किट से लिख लिया। अब यही चीज मैं कहां लिख लूंगा, अपने इस वाले सर्किट में लिख लेता हूं। तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे वी ए बैटरी क्रॉस की माइनस ई वन प्लस आई आर वन, बैटरी क्रॉस की माइनस ई टू प्लस आई आर टू, ये क्या हो जाना चाहिए, वी बी हो जाना चाहिए। तो यहां से हमें वी ए माइनस वी बी क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो सीधे से आपको फॉर्मूला मिल जाता है। देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सीधे ई इक्विवेलेंट की जगह पे हमने क्या यूज किया है, ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट की जगह हमने क्या यूज किया है, आर वन प्लस आर टू। समझ आई बात। तो यहीं से हम फॉर्मूला बना देते हैं, क्या इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो आपको तो क्या याद रखना है, ये तो हो गया एक तरह से हमने दो सेल का निकाल के देख लिया। आपको याद ये रखना है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो ये है कि ई नेट जब भी पूछा जाए तो आप सिंपली ई नेट को कह दोगे समेशन ऑफ ई, जितनी भी बैटरीज दी गई हो एक सीरीज के अंदर। समेशन करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि सबकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सभी एक ही पोलैरिटी में है, आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ है, इसका भी पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ है, तो सारी बैटरीज की अगर पोलैरिटी सेम है तो आप सिंपली उन्हें ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी बैटरी की पोलैरिटी उल्टी हो गई, यानी कि रिवर्स हो गई, तो फिर आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इस समेशन ई जो मैंने लिखा है, ये किन सब के लिए लिखा है, जिनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है, उनके लिए। समझ आई बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से तीन सेल लगाए गए हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है। मान लो ये 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट है। ये मान लेते हैं 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट कितना आएगा, बता सकते हो, बता दो जल्दी से। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये ले लेते हैं। ये 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट,
2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। तो इन दोनों के लिए आपको बताना है कि ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज के अंदर। ठीक है, ए पार्ट सभी का आ गया होगा, आसान था काफी। तो ए पार्ट में देख सकते हैं आपको तीनों बैटरीज की पोलैरिटी क्या है, एकदम सेम है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, तीनों को ऐड कर सकते हो। तो पहले पार्ट के लिए तो हमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हो जाएगी 10 + 5 + 5 यानी कि 20 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट अगर पहले पार्ट के लिए बोला जाए तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सीरीज के अंदर हम जानते ही हैं रेजिस्टर्स का समेशन क्या हो जाता है, 1 + 2 + 3 यानी 2 + 2 + 2 यानी कि 6। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड का बता दो क्या आ जाएगा। तो सेकंड में भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक पोलैरिटी को आप पॉजिटिव मान सकते हो। हमें समझ भी आ रहा है क्योंकि ज्यादातर बैटरीज लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रखे हैं। तो इक्विवेलेंट भी मैं अगर ड्रॉ करता हूँ इस तरह वाला, अगर आप इक्विवेलेंट ऐसा ड्रॉ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस तरफ वाली बैटरीज को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। जिनका टर्मिनल लेफ्ट की तरफ है वो बैटरीज पॉजिटिव के साथ आएंगी। तो ई इक्विवेलेंट इस केस में हमें मिल जाता है कितना, 20 + 10 - 5 क्योंकि उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है, और वो मिल जाता है आपको 25 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीरीज के अंदर है तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को? तो सीरीज, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आया हुआ है मेंस में। वो है कि m cells are connected in series, m cells identical, each of EMF E are connected in series। ठीक है ना। n are of reverse polarity, find E net। नेट EMF आपको बताना है, क्या आएगा। m cells थे जो कि सीरीज में लगाए गए, जिनमें से n रिवर्स पोलैरिटी के हैं, तो इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। ठीक है, तो देख लो क्या करेंगे हम। हमारे पास पता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, टोटल सेल्स हमें पता है वो है m। ठीक है, जिनमें से n सेल्स क्या हैं, रिवर्स पोलैरिटी के हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सेम पोलैरिटी के सेल्स कितने हो गए, तो सेम पोलैरिटी वाले सेल्स आपको मिलेंगे कितने, m - n, यानी कि m - n सेल्स हैं जिनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है। तो ये सबका EMF क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो टोटल जनरेटेड EMF हम बता सकते हैं। जनरेटेड EMF कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m - n × E। अब जो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले सेल्स हैं वो ऑब्वियसली इस EMF के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, तो उनका EMF आपको इनमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रिवर्स वालों का EMF कितना आ गया था, रिवर्स वाले सेल्स का EMF आएगा n × E, क्योंकि n सेल्स हैं और हर एक का EMF E है। तो नेट इफेक्टिव EMF जो आपको मिलेगा उसकी वैल्यू होगी m - n × E - n × E, यानी कि हम कह सकते हैं m - 2n × E। समझ आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो m - n नहीं करना है आपको, m - 2n करना पड़ेगा, क्योंकि जनरेट ही सिर्फ कितना हुआ था, m - n × E हुआ था। ठीक है ना, तो ये हो जाता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही देख लेते हैं एक और जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो आपकी सीरीज हैं यानी जो EMFs हैं, बैटरी हैं, वो सब क्या होने चाहिए, कोई दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में लाई करने चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि एक पॉइंट है आपका A, और एक ब्रांच इस तरह से दी गई है कि एक बैटरी लगाई गई है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है ना, एक दूसरी बैटरी है जो इस तरह से लगाई गई है और उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह से दो बैटरीज क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, इसका EMF हम ले लेते हैं E1, इसका ले लो E2, रेजिस्टेंस है R1 और R2। आपको इसका इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट का मीनिंग हुआ कि आपको इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी बनानी है ए और बी के बीच में। तो मैं ए और बी के बीच में ड्रॉ कर सकता हूं एक सिंगल बैटरी और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात, इसे मैं कह देता हूं E इक्विवेलेंट।
और ये है आपका आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब ऐसा सोच के देखो कि फिर से हम करंट फ्लो कराते हैं, मान लो बी से, मान लो कि बी से आपने कोई करंट फ्लो कराया है आई, तो वही करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा दोनों ब्रांचेस में, यहां पे जाएगा कुछ I1 और यहां पे जाएगा कुछ I2, और जब हम इक्विवेलेंट में बात करेंगे तब भी यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है कितना, I, यहां से एंटर कर रहा है वहां प्लस, एग्जिट कर रहा है माइनस। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि VA माइनस VB यानी ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो है V नॉट। समझ आई बात, मैंने मान लिया कि ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा, अगर आप बी से चलना स्टार्ट करोगे तो आएगा माइनस IR प्लस ई इक्वलेंट, यानी कि ई इक्वलेंट माइनस IR, ये इक्वल होना चाहिए किसके, V नॉट के। इसमें किसी को कोई डाउट, सिंपल है, ए और बी का डिफरेंस होगा बेसिकली ई इक्वलेंट माइनस IR। अच्छा, यहां से अगर हम लिखें तो, यहां से अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा कि V नॉट इक्वल होगा, ऊपर वाले रास्ते से अगर मैं चलता हूं तो वो आएगा E1 माइनस I1 R1, नीचे वाले रास्ते से अगर मैं चलता हूं तो वो आएगा V नॉट E2 माइनस I2 R2। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ब्रांचेस से चल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। एक चीज मैं जानता हूं इन करंट के बारे में, जो I करंट था वही स्प्लिट हुआ है किसके अंदर, I1 और I2 के अंदर, यानी आप कह सकते हो I इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, ठीक है ना। I की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे पता है, निकाल लेते हैं I1 और I2 के टर्म्स में। I1 क्या आ जाएगा यहाँ से, I1 आपको मिलेगा E1 माइनस V नॉट बाय R1। सिमिलरली I2 आपको यहां से क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा E2 माइनस V नॉट बाय R2। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, अगर इसके अंदर हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा I, ये इक्वल हो गया E2 माइनस V नॉट बाय R2 प्लस E1 माइनस V नॉट बाय R1, ठीक है ना। इसी को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E2 बाय R2 माइनस V नॉट बाय R2 प्लस E1 बाय R1 माइनस V नॉट बाय R1। समझ आ रही है बात, एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा I इंटू R1 R2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, R1 E2 माइनस R1 V नॉट प्लस R2 E1 माइनस R2 V नॉट, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, V नॉट बेसिकली फाइंड कर लो, अगर यहां से V नॉट आप एक साइड ले आओ तो यहां मिलेगा R1 प्लस R2 इंटू V नॉट, ये इक्वल क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। समझिए बात, R1 R2 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, आपको V नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, V नॉट की वैल्यू मिल जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसी को जरा सिंप्लीफाई करके लिखो, R1 R2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो V नॉट की वैल्यू आपको मिलेगी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस I, समझ आ रहा है, इंटू ये क्या लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या क्या है, R इक्विवेलेंट है। समझ आ रही बात, या बेसिकली मैं लिख सकता हूँ I 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसे अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी यहां पर देख सकते हो आप, V नॉट आपका इक्वल आया था E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट के, तो यहाँ पे भी वही चीज आ गई है, V नॉट इक्वल आ गया है, ये टर्म हो जाती है आपकी E इक्वलेंट माइनस I इंटू ये हो जाता है आपका R इक्वलेंट। तो सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम E इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या याद रख लेंगे, वो हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, ऐसे जितनी भी बैटरीज हो अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। समझ आई बात, और R इक्वलेंट तो आप पैरेलल के लिए जानते ही हो, 1 बाय R इक्वलेंट हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और इस तरह से। कोई डाउट किसी को?
यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर बैटरीज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। मान लो कि इनमें से किसी एक ब्रांच के अंदर बैटरी जो है ऑपोजिट पोलैरिटी की होती, जैसे कि यहाँ पे तो मैंने क्या मानी है, सेम पोलैरिटी मानी है। अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी की होती तो फिर आप क्या करते, अगर यहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटी की है तो भी आप क्या करोगे, माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे जैसे कि E2 अगर ऑपोजिट पोलैरिटी का होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस E2 आ जाता। समझ आए? तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इस तरह से एक बैटरी आपको दी गई है और यहाँ पे कुछ रियल बैटरी है, ठीक है ना, इस तरह से। और भी ज्यादा हो सकती है, मैं एक ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो 10 वोल्ट बताई गई है, इसका कुछ 5 वोल्ट बोला गया है, ये 2 ओम बोला गया है, तो फिर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सीधे बता दोगे कि इन सभी का इक्विवेलेंट मिलके कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ से चल के देखो तो 10 वोल्ट ही डिफरेंस आने वाला है। तो इनमें करंट कुछ इस तरह से रेगुलेट होगा कि ये 5 माइनस IR मिलके आपको क्या दे रहे होंगे, 10 दे रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ अगर एक भी आइडियल बैटरी आ जाए तो हम सीधे इक्विवेलेंट बता सकते हैं, क्या हो जाएगा वो, EMF ऑफ आइडियल बैटरी, उसी से बस रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बताओ, सिंपली क्या यूज कर लोगे, E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 यानी 1 बाय R1 1, ठीक है ना। सेम पोलैरिटी है, प्लस E2 जो कि आपका 1 बाय 1। यहाँ पे पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई है तो इसे मैं माइनस में ले लेता हूँ, तो माइनस E बाय इसका रेजिस्टेंस ये अपॉन 1 बाय R1 यानी 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2। समझ आए? कितना मिल जाएगा आपको, सिंपली 2 बाय 5 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट तो यहाँ से हम देख ही सकते हैं, सिंपली कितना आ रहा है हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 5 बाय 2 ओम, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसे बोला जाता है एक फ्यूज। तो घरों में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मान लो कि बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, ऑब्वियसली मीटर में जाने से पहले आपके पास एक फ्यूज बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज बोर्ड क्या करता है, इसके अंदर इस तरह से जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा, इस तरह से जो आपको दिख रहा है बॉक्स जैसा, उसमें 2 पिंस हैं इस तरह की, ठीक है ना। तो ये सिरामिक बनाया गया, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, ताकि ऑब्वियसली कोई पकड़े तो उसे झटका ना लगे। बेसिकली मेन काम यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इस तरह से कि ये आपका घर है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है चलती हुई। तो जहां पर भी आप घर में कनेक्शन देने वाले हो, बीच में आप क्या करते हो, सर्किट के अंदर एक फ्यूज लगा देते हो। तो फ्यूज बेसिकली क्या कर रहा है, इस कनेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से कनेक्शन है आपके पास, ठीक है ना। तो जब हम फ्यूज को पूरी तरह से इंसर्ट कर देंगे तब भी आप देखोगे सर्किट क्या हो रखा है, ब्रेक हो रखा है। सर्किट को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम एक फ्यूज वायर यूज करते हैं जिसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसा कर देने से क्या हुआ कि बाहर से जो बिजली आ रही थी, जो कि इस कंडक्टर तक आ चुकी थी, अब आपने एक फ्यूज वायर लगा दिया तो वो इसमें से फ्लो होती हुई, यानी जो बिजली यहां से आई थी वो अब इसमें से फ्लो होती हुई हमारे घर में आ सकती है, यानी जो अप्लायंसेज हैं उनमें पहुंच सकती है। अब इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि अगर सडन सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, यानी कि अचानक से ढेर सारी बिजली आने लग जाती है, तो अगर सीधी सीधी वो घर में आ गई तो कई सारे अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल का वायर यूज करते हैं जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से सेट हो कि हमारी अप्लायंसेस जिस करंट पे खराब होती हैं, उस करंट को पास करने से पहले ही ये वायर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। जैसे आपने बहुत ज्यादा करंट को यहां से भेजा, होगा क्या, इस वायर के अंदर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से इसका टेम्परेचर राइज होगा, और अगर ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, आपका कनेक्शन बाहर वाले करंट से क्या होगा, हट जाएगा और हमारी डिवाइसेस बच जाएंगी। जब ऐसे कभी कभी फ्यूज उड़ जाता था तो लोग वापस जाते थे, एक वायर लेते थे और यहाँ पे लपेट देते थे और वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता। तो क्या इस वायर की लेंथ जो हम यूज कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करेगी करंट टॉलरेंस ऑफ द फ्यूज को, यानी कि कितना करंट वो फ्यूज झेल सकता है मेल्ट होने से पहले, क्या कितना वायर आपने लपेटा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ढेर सारा वायर लपेट देते हो, ठीक है ना, द वायर मस्ट रीच स्टेडी स्टेट, ठीक है ना।
स्टेडी स्टेट, यानी कि जस्ट जब वो ब्रेक होने वाला होगा उससे पहले वो क्या करेगा, स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना। स्टेडी स्टेट पे पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो सारी की सारी वो क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, और उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज उस समय पे नहीं आ रहा होगा। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। आप ये कह सकते हो कि इस समय पे जो हीट जनरेट हो रही है पर सेकेंड, तो हीट जनरेटेड पर सेकेंड, या जिसे हम बोलते हैं पावर, उसकी वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर आर है। तो इस समय पे वो करंट रीच हो चुका है जो कि उसका मैक्सिमम सेफ करंट है, आर उसका रेजिस्टेंस है, आई स्क्वायर आर ये इक्वल हो जाना चाहिए किसका, एनर्जी रेडिएटेड, यानी कि जो कि हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ए ई सिग्मा टी की पावर 4। समझ आ रहा है। इसी को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसकी लेंथ हमने मान ली है एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया है ए, जो कि क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से कह सकते हो आई स्क्वायर रो एल बाय ए, ये इक्वल हो जाएगा किसके, सिंपली ये है आपका सरफेस एरिया, ये याद रखना, ये एरिया और ये एरिया अलग है, तो एस, तो मैं ए एस बता सकता हूँ, कर्व सरफेस एरिया, जो कि कितना होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि वहीं से एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है, तो हो जाएगा 2 पाई आर एल। और इस पूरी चीज को क्या बोला जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया है तो कोई कांस्टेंट के बोल सकते हो आप सिंपली। तो यहां से आपको दिख रहा है एरिया को अगर मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूं तो एल की टर्म तो कैंसिल हो चुकी है और आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आर क्यूब। ठीक है। तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ वायर के ऊपर। ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कोई बोले कि वायर है, ठीक है, जिसका 1 मिलीमीटर रेडियस है, वो बर्स्ट हो जाता है एट 1 एम्पियर करंट, तो बताओ क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम सेफ करंट, मैक्सिमम सेफ करंट फॉर 3 मिलीमीटर वायर। ठीक है, निकाल सकते हो सिंपली, सिर्फ एक तो ये सेफ, मैक्सिमम सेफ करंट हमने बताया। ठीक है, या मिनिमम करंट जिसपे कि फ्यूज उड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको पता है कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के, तो आपका 1 का स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल था जब रेडियस थी 1 मिलीमीटर बाय, अब पूछा गया मैक्सिमम सेफ करंट, तो आई स्क्वायर बोल देता हूं मैं उसे, ये किसके आना चाहिए, 3 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो आई आपको यहां से मिल जाएगा कितना, √27 एम्पियर, ये मैक्सिमम सेफ करंट है। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे लिख लो, इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of a cylindrical wire is doubled, find effect, find the new safe current। अगर I नॉट दिया गया है आपका इनिशियल सेफ करंट, ठीक है ना, यहां मैं सेफ करंट बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम सेफ करंट है, इससे कम होगा तो भी चली जाएगा। कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या किया गया है, डबल किया गया है। अगर पहले का एरिया था मान लो पाई आर स्क्वायर, तो अब आपका एरिया है 2a, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम कर देते हैं पाई आर डैश का स्क्वायर, तो यहां से आर डैश आपको मिल गया √2r, यानी रेडियस क्या हो गई है, √2 टाइम्स हो गई है इनिशियल का। ठीक है, अब सिंपली आपको पता है करंट प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, रेडियस के, तो आई नॉट अगर आर के करस्पॉन्डिंग था, आई जो हो जाएगा वो क्या होगा, √2r ये स्क्वायर क्यूब, √2 इंटू आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी सिंपली 2 की पावर 3/4 आई नॉट।